धीरू भाई ने खुद ही अटैक को इनवाइट किया और उससे 222 करोड़ रुपए बना लिए। क्वालिटी नहीं, मिडिल क्लास का ईगो, वो उनका असली हथियार था। 20 लाख लोगों की प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी पॉलिटिकल शील्ड के तौर पे, और उनकी हर एक मूव के पीछे उनका छुपा हुआ जख्म था। उनकी लड़ाइयों ने इंडिया की पावर डायनेमिक्स को एक्सपोज करा, और उस आदमी के जाने के बाद भी हम सब आज उसी के बनाए हुए सिस्टम्स में जीते हैं। आप एक दिन में धीरू भाई को कई बार इस्तेमाल करते हो, बस आपको अवेयरनेस नहीं है। आज सुबह आपने किसी को फोन करा होगा, नेटवर्क जियो का था। आपने पेट्रोल भरवाया होगा, रिफाइनमेंट रिलायंस की थी। आपने न्यूज देखी, नेटवर्क 18 रिलायंस का। आपने मूवीज देखी होंगी, जियो सिनेमा रिलायंस का। आपने फूड ऑर्डर करा होगा, जियो मार्ट रिलायंस का। एक ही दिन में आपने एक आदमी की लेगेसी को 5 से 6 बार चुना, और कई बार आपको उसका नाम तक याद नहीं रहता। पर ये स्टोरी धीरू भाई अंबानी के बारे में नहीं है, बल्कि उनके सिस्टम्स और कैसे कोई आदमी चले जाने के 24 साल के बाद किसी इंसान की लाइफ का हिस्सा बन सकता है, इसके बारे में है। YouTube पे आपको धीरू भाई अंबानी की हजारों कहानियां मिल जाएंगी, और वो सारी सच है और वो जरूरी भी है, लेकिन वो सारी की सारी बताती हैं कि क्या हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सब क्यों हुआ, और वो जवाब आपको अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि जवाब सिर्फ धीरू भाई के बारे में नहीं है, बल्कि आपके बारे में भी है। हर एक लेजेंडरी आदमी की एक ऑफिशियल स्टोरी होती है, और एक होती है असली स्टोरी, और आज मैं आपको बताऊंगा वो असली स्टोरी। एक छोटी सी जगह, एक टीचर का घर। हीराचंद अंबानी एक स्कूल के टीचर, थोड़ी सी सैलरी और बड़ा सा परिवार। एक दिन धीरू भाई अंबानी की मां ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी एक दुकान पर। अब मां ने चूड़ियां बेच दी, बेटा मोटिवेटेड हो गया। लेकिन असली सवाल ये है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ, धीरू भाई ने ऐसा उस दिन क्या फील किया जिसने उनको इतना बड़ा आदमी बना दिया। मां ने जब चूड़ियां बेच दी तो उन्होंने ध्यान से देखा कि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुकान वाले ने कुछ भी नहीं सोचा, और सिस्टम ने कुछ नहीं किया। तब उनको रियलाइज हुआ कि अगर आप कुछ नहीं है तो दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपसे। और ये मोटिवेशन नहीं था, ये ट्रॉमा था, और इसी ट्रॉमा ने उनको इतना बड़ा आदमी बना दिया जिसके लिए इनविजिबिलिटी अनएक्सेप्टेबल। बाकी लोग क्लॉक इन क्लॉक आउट करते रहे, सेविंग्स भेजते रहे, लेकिन धीरू भाई अंबानी बाजारों में टहलता रहा, लोगों को पढ़ता रहा, और उसने बोला कि ये लोग मुझसे ज्यादा तेज नहीं हैं, बस गेम समझते हैं, मैं भी समझूंगा। बाकी लोग पेट्रोल बेचने आए थे, पर धीरू भाई अंबानी गेम समझने आया था। सिल्वर कॉइन्स रात में पिघलाता और बेच देता। एक दिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये करते हुए पकड़ लिया और उसको घर भेज दिया। लेकिन वो घर खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आया, वो एक लेसन के साथ में आया, और वो लेसन ये था कि रूल्स सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होते हैं, पावरफुल लोगों के लिए कोई भी रूल्स नहीं होते। वो स्ट्रैटेजी जो आपको कभी भी और कोई भी नहीं बताएगा। 1958 बॉम्बे, 15,000 रुपए, एक कजिन, 350 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। अब जो चीज सबसे ज्यादा मिस करी जाती है, वो ये नहीं सोचता था कि मैं क्या बेचूं, वो ये सोचता था कि सिस्टम के अंदर गैप कहां पर है। वो एक ट्रेडर नहीं था, वो एक सिस्टम रीडर था। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 1960s में एक्सपोर्टर के लिए इंपोर्ट क्रेडिट नाम की एक स्कीम आई थी। आम ट्रेडर ने सोचा कि मुझे बेस्ट मार्जिन एक्सपोर्ट में कैसे मिलेंगे। वहीं धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि अगर मैं जानबूझ करके एक्सपोर्ट में लॉस लूं तो मुझे इंपोर्ट क्रेडिट बहुत जल्दी मिल जाएगा। और पॉलिएस्टर में 300% का
प्रॉफिट है और एक छोटी सी लॉस से एक बड़ी जीत हो जाएगी। धीरूभाई अंबानी कार्डमम में लॉस खाते थे और इधर पॉलिस्टर में इंपोर्ट करते थे, जिससे उनको बहुत हैवी प्रॉफिट हुआ। ताकि पॉलिस्टर इंपोर्ट क्रेडिट पहले मिले, वो रिटेल प्राइस ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम वेलोसिटी ऑप्टिमाइज कर रहे थे। 1966 नरोदा, गुजरात। विमल, लोगों को लगता था विमल एक ब्रांड था, लेकिन विमल एक साइकोलॉजिकल वेपन था। इंडिया में 1960s और 70s के बीच में मिडिल क्लास के लिए कुछ था ही नहीं। अमीर इंपोर्टेड खरीदता था और गरीब अनब्रांडेड पहनता था। धीरूभाई अंबानी ने मिडिल क्लास के ईगो को समझ लिया और मिडिल क्लास को क्या चाहिए था? सस्ता और अफोर्डेबल। मिडिल क्लास को चाहिए था प्रीमियम लगू और अफोर्डेबल प्राइसेस में। धीरूभाई ने यहीं पे उनकी दुखती हुई नस पकड़ ली और फिर 1987 वर्ल्ड कप रवि शास्त्री, विव रिचर्ड्स और एलन बोर्डा को एक ही एड में लेकर के आ गए, जिसमें विमल का कैंपेन था। मार्केटिंग इतनी ज्यादा हुई कि विमल हर किसी के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी ब्रांड बन करके बैठ गया। तब ये इक्वेशन उनके दिमाग में बैठ गई कि रिलायंस इज इक्वल्स टू इंडिया का प्राइड। ये मार्केटिंग नहीं थी, ये आइडेंटिटी इंजीनियरिंग थी। 1977 रिलायंस का आईपीओ। हर यूट्यूब की वीडियो में आपको बताएंगे कि धीरूभाई अंबानी ने हर एक कॉमन मैन को शेयर मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाया। सच है, लेकिन इनकम्प्लीट है। असली मूव ये थी, टाटा को लोन मिलता था, बिरला को लोन मिलता था, धीरूभाई अंबानी को लोन नहीं मिलता था क्योंकि वो किसी रईस खानदान से नहीं आते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी के पास में खुद का एक पर्सनल बैंक था और उस बैंक का नाम था 20 लाख शेयर होल्डर्स। और जब वो 20 लाख इन्वेस्टर्स रिलायंस के शेयर होल्डर्स बने, तब वो सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं थे बल्कि एक फैमिली बन चुके थे, या यूं कहें धीरूभाई अंबानी की पर्सनल आर्मी बन चुके थे। इंडियन एक्सप्रेस रिलायंस के खिलाफ कुछ भी छापता तो वो 20 लाख लोग क्या उस अखबार को खरीदना पसंद करते? नहीं। और अगर गवर्नमेंट ये फैसला भी करे कि उसको रिलायंस को बंद करना है, तो क्या वो 20 लाख लोग इस पक्ष में वोट करेंगे? हरगिज़ नहीं। रियल प्रोटेक्शन पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है। रियल प्रोटेक्शन वो है जब आपकी फॉल से दूसरे लोग भी बहुत ही ज्यादा झटके और नुकसान में रहें और फिर वो भी आपके साथ खड़े रहें और आपको ना गिरने दें। धीरूभाई अंबानी ने कभी भी सिस्टम नहीं तोड़ा, पर उन्होंने सिस्टम को अपने ऊपर डिपेंडेंट जरूर बना दिया। 1982 की वो जंग जिसके बारे में बात हर कोई करता है, लेकिन सच कोई नहीं बताता। 18 मार्च 1982 BSE ट्रेडिंग रिंग, मनु मणिक, ब्लैक कोबरा ने एक फोन करा। 11 लाख रिलायंस शेयर्स शॉर्ट सेल, आधे घंटे में 131 रुपए से 121 रुपए पर। ये स्टोरी सबने बता दी है, लेकिन एक चीज किसी ने भी नहीं बताई। अब धीरूभाई को ये बात पहले ही पता थी। उन्होंने इस अटैक को खुद से इनवाइट करा और आने दिया। धीरूभाई ने 3 चीजों को सीक्रेटली प्लान करके एग्जीक्यूट करा। पहली चीज, एनसीडी से करोड़ों रुपए जुटाए। दूसरी, फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस एक नेटवर्क है जिसका मिशन है जो भी शेयर्स बेचे जाएं उनको फटाफट खरीद लो। तीसरी चीज, आनंद जैन एनआरआई इन्वेस्टर से पैसे, आइल ऑफ कंपनी मिस्ट्री इन्वेस्टर शाह, आज तक अननोन। फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस ने एक शेयर उठा लिया। मार्केट में रिलायंस का एक भी शेयर नहीं बचा। 18 मार्च 1982 सेटलमेंट डे, मनु मणिक के पास एक भी शेयर नहीं था डिलीवर करने के लिए। BSE पहली बार हिस्ट्री में 3 दिनों के लिए बंद हुई। जब मार्केट खुली तो रिलायंस के भाव 131 रुपए से बढ़ 201 रुपए पर छलांग मार गए थे और 201 रुपए पर धीरूभाई ने उन्हीं बेयर्स को शेयर्स बेच दिए जिन्होंने उनको 131 रुपए पे बेचकर तबाह करने की कोशिश करी थी। उन्हीं से 201 रुपए में शेयर्स खरीदवा दिए। 3 दुश्मन, 3 हथियार और एक आदमी की फितरत, नुस्ली वादिया, पॉलिएस्टर प्राइस वॉर, गवर्नमेंट कनेक्शंस यूज किए। धीरूभाई अंबानी और नुस्ली वादिया के बीच में एक जंग छिड़ चुकी थी, पॉलिएस्टर प्राइस वॉर। और धीरूभाई का जवाब था, उन्होंने अपने गवर्नमेंट कनेक्शंस यूज किए और नुस्ली वादिया को एक अनडिजायरेबल एलियन डिक्लेयर करवा दिया क्योंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा था इंडिया में
और इसलिए उसको इंडिया 24 घंटे के अंदर छोड़ने का एक ऑर्डर मिला गवर्नमेंट की तरफ से। फिर आता है सबसे डार्केस्ट चैप्टर, कीर्ति अंबानी। कीर्ति अंबानी ने 50 लाख रुपए दिए गुंडों को वाडिया का मर्डर करने के लिए। फिर गुंडों ने अपना काम जारी रखा और 9 महीनों तक वाडिया का पीछा करा, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे उसको मारने में। एक दिन एक गुंडा उन्हीं में से जाकर के क्लब में बैठता है, शराब के नशे में अपनी सारी की सारी प्लानिंग उगल देता है, बातें बता देता है। यहीं एक पास की टेबल पर बैठा हुआ एजेंट सारी बातें सुन लेता है और फिर वो जाकर के रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को। फिर इससे उन गुंडों का पर्दा फाश हो जाता है। रामनाथ गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, धीरू भाई उनसे मुलाकात करते हैं और उनके रुतबे में वो एक बात बोलते हैं कि मैं जिसको भी चाहूं उसको खरीद सकता हूं। अब रामनाथ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो बोलते हैं कि चले जाओ। उसके बाद में रामनाथ गोयनका अपने एक सीए को फोन लगाते हैं जिसका नाम होता है गुरुमूर्ति, और उसको बोलते हैं कि एक सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन शुरू करो और जितनी भी कमियां और गलतियां रिलायंस की निकलती हैं सारी उठा करके इस अखबार में छाप। धीरू भाई को जैसी ही ये रिपोर्ट मिलती है वो कहते हैं मीडिया का जवाब देना मीडिया का गेम है, मैं अपना गेम खुद खेलूंगा। और उन्होंने वही करा। एक बड़ा सा खुला मैदान, 20,000 शेयर होल्डर और उनकी स्पीच, लोगों का ट्रस्ट उनका असली मीडिया था। वीपी सिंह, 272 करोड़ की एक्साइज नोटिस, सीबीआई रेड्स और लाइसेंस डीलेस। धीरू भाई ने बताया कि वीपी सिंह की सरकार अगले 11 महीने में गिरेगी क्योंकि वीपी सिंह अकेले चलता है और इंडिया में अकेले चलने वाला हमेशा गिरता है। और 11 महीने के बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई। ये प्रेडिक्शन नहीं था, ये इंडिया की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। 1986 धीरू भाई अंबानी को स्ट्रोक आया, उनका राइट साइड पार्शली पैरालाइज्ड हो गया था। एक दिन रात में वो अकेले बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि मुझे डर लग रहा है पहली बार। और फिर उन्होंने अगली सुबह 3 बड़े फैसले लिए। मुकेश को ऑपरेशंस, एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चरिंग दी, अनिल को फाइनेंस और पब्लिक रिलेशंस दे दिए और ये बात किसी को भी नहीं बताई, एकदम कॉन्फिडेंशियल रखी। अनिल ने अपना दिमाग लगाया और रिलायंस ने 5 बिलियन एफपीओ के फॉर्म्स हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद में गिरवाए। और ये आइडिया सुन करके धीरू भाई अंबानी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गए और धीरू भाई अंबानी ने अनिल से बोला पागल आइडिया था, लेकिन पागल आइडिया ही काम आते हैं, ये याद रखना। 2002 आते आते मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के रास्ते काफी ज्यादा अलग हो चुके थे। मुकेश को स्टेबिलिटी चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ अनिल को स्पीड। धीरू भाई अंबानी ने कोई भी विल नहीं छोड़ी। कुछ कहते हैं भूल गया, कुछ कहते हैं टाइम नहीं मिला और कुछ कहते हैं कि डेलिबरेटली नहीं छोड़ी, ताकि दोनों बेटे एक दूसरे के साथ में हमेशा डील करते रहे। क्योंकि एक ही चीज रिलायंस को आखिरी तक एक रख सकती है और वो है जरूरत। धीरू भाई अंबानी ने इंडिया को क्या दिया वो सच नहीं है जो आपने सुना। हर हीरो स्टोरी का एक दूसरा पहलू होता है जिसको कोई भी सवाल नहीं करता। हर धीरू भाई अंबानी की स्टोरी और यूट्यूब पर वीडियो एक ही जगह पे आकर के खत्म होती है कि उन्होंने इंडिया को सपना देखना सिखाया, उन्होंने बड़ा सोचना सिखाया, उन्होंने कॉमन मैन को रिच बनाया और वो एक हीरो थे। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन कुछ और भी है जो नहीं दिखाया गया और वो सवाल जो कोई भी नहीं पूछता। धीरू भाई अंबानी के बाद में इंडियन बिजनेस लैंडस्केप कैसा था? पहले हजारों बिजनेसमैन कंपीट करते थे, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग ने उन्हें स्ट्रगल में रखा, लेकिन रूल्स सबके लिए सेम थे। और धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद में पॉलिटिकल कनेक्शन इज इक्वल्स टू बिजनेस सर्वाइवल, एक नई अनरिटन रूल बुक जिसके रूल्स सबके लिए सेम नहीं थे। अगर आप पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हो तो आप लाइसेंस नहीं पाते, अगर आपके पास में मास इन्वेस्टर्स नहीं है तो आप प्रोटेक्शन नहीं पाते, अगर आप पर कोई भी डिपेंड नहीं करता है तो आप एक्सपेंडेबल नहीं हो। ये एक नई प्लेबुक थी और इस प्लेबुक को धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद में हर एक बिजनेसमैन ने फॉलो किया और आज एक से एक अरबपति इसी रूल बुक को फॉलो करता है और उनके पास में दोनों हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी
और मास डिपेंडेंस। धीरूभाई अंबानी ने कुछ और भी करा। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास में पावर है तो आप रूल्स को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर रूल्स चेंजेबल हैं तो रूल्स का कोई भी मतलब नहीं है, और अगर रूल्स का कोई मतलब नहीं है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर का है। अब वो सवाल जो आपके लिए है, आज सुबह अगर आपने जियो सिनेमा, जियो मार्ट, फोन, न्यूज और पेट्रोल कुछ भी यूज किया तो आप धीरूभाई अंबानी के सिस्टम के अंदर थे। और कोई भी महान आदमी महान तब बनता है जब लोग उसके सिस्टम, उसके बनाए हुए सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। धीरूभाई के सिस्टम के अंदर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स थे, और यूजर्स भी थे जिनको ये तक नहीं पता था कि वो किसी सिस्टम के अंदर हैं। जो लोग सिर्फ यूजर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस हैं, क्योंकि कुछ यूजर्स जो जानते हैं और सिस्टम के अंदर हैं वो कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अंदर हैं और जानते भी नहीं, यूजर्स हैं और वो अवेयर भी नहीं है कि वो सिस्टम के अंदर हैं, वो पूरी तरीके से हेल्पलेस हैं। धीरूभाई की मां ने चूड़ियां बेच दी और वो डर गया, और वो डर इनविजिबल था, और उसी डर ने एक ऐसा इंसान बनाया जिसने ये पूरी तरीके से पक्का करा कि आज के बाद में कभी भी वो फिर इनविजिबल नहीं रहेगा। वैसे ही ये डर उसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर थी, वैसे ही ये सबसे ग्रेटेस्ट वीकनेस भी थी, क्योंकि कभी भी उस डर ने उसको पूरी तरीके से चैन से जीने नहीं दिया। वो कई बार रात के 3 बजे उठ जाते और उस चोरवाड़ की गलियों को याद करते, और जब उन्होंने फिर से अपनी माँ को वो चूड़ियां और गहने और जेवर पहनाए, वो सबसे ज्यादा खुश हुए। वो आदमी जिसने BSc तक को हिला डाला था वो रो दिया। धीरूभाई ने माँ से बोला, माँ मैं आज जो कुछ भी बना वो आपकी वजह से बना। माँ ने जवाब दिया, धीरू क्या एक अच्छा इंसान बना? धीरूभाई ने बोला, हाँ कोशिश की। धीरूभाई जो दुनिया की नजर में एक हीरो था, एक विलेन था, एक मैनिपुलेटर था और एक जीनियस था, वो अपनी मां के लिए सिर्फ एक बच्चा था जो डर से निकलकर जीता था। और इस वीडियो का सबसे स्पेशल और वैल्यूएबल पार्ट खास आपके लिए, 3 सवाल आज के लिए, कल के लिए और आपके लिए। ये सवाल अगर आपने सही से समझ लिए तो सिर्फ आपका नजरिया नहीं बल्कि आप पूरी लाइफ बदल के रख देंगे। आपका डर क्या है? धीरूभाई का डर था इनविजिबिलिटी, और उस डर ने एक ऐसा इंसान बनाया जिसने पूरी इंडिया को रिशेप किया। आपका डर क्या है? आपका डर एग्जैक्टली वही चीज है जिसके अराउंड आपकी लाइफ बिल्ड हो रही है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। अगर आप अपने डर को पहचान लोगे तो आप उसके प्लेयर बन जाओगे, आप उसको यूज कर सकते हो, और अगर आपने नहीं पहचाना तो आप उसके सिर्फ गुलाम बन करके रह जाओगे। आप किस सिस्टम के अंदर हैं और क्या आप उसको जानते हैं? जियो, अडानी पोर्ट्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ना जाने कितने तरह तरह के सिस्टम्स। अगर आप एक सिस्टम को जानते हैं, हर एक सिस्टम के अंदर हैं, तो क्या आप एक यूजर हैं या फिर एक प्लेयर? अगर आप एक यूजर हैं तो सिस्टम आपको यूज करेगा, और अगर आप एक प्लेयर हैं तो आप सिस्टम को अपने फेवर में यूज करेंगे। धीरूभाई अंबानी एक प्लेयर थे, लाइफ टाइम प्लेयर। और तीसरा सवाल, वो एक चीज ढूंढिए जिसमें आप इतने अच्छे हैं कि बाकी सारे लोग आप पर डिपेंड करते हैं। एक चीज का जवाब आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देगा। धीरूभाई आया, उसने देखा, उसने जीता, और सबसे इंपॉर्टेंट उसने सिस्टम को समझा। पहले खुद को, फिर सिस्टम को, और फिर उस सिस्टम को अपना बनाया, और उन्होंने इतिहास बना डाला। और इतिहास हमेशा उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो सिस्टम के अंदर होने के साथ साथ अवेयर होते हैं कि वो सिस्टम के अंदर है। से जीतना सीखो या डर में जीते रहो, और यही धीरूभाई अंबानी की कहानी है और यही आपकी कहानी है।